हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेपर वन के बारे में। ओके, पेपर वन झारखंड सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है। पेपर वन में आपको पता है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों से 60 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और सारा का जो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके, हमेशा हर ही दिया जाएगा। ओके, दिया जाएगा, -1 दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, दिया जाएगा। पार्ट 18 तक हम लोग आ चुके हैं, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा क्विज के लिए और इसका पीडीएफ के लिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पेपर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका वन वर्ड सब्जेक्शन। तो हम लोग वन वर्ड सब्जेक्शन से गो थ्रू होंगे। ओके, देखेंगे कुछ वन वर्ड सब्जेक्शन। और जो मैं अब चर्चा किया था आपको, जब आपने देखा था कि वन वर्ड सब्जेक्शन थोड़ा कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन सारा का करके जाना होगा, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के मूड पे है ना। हम लोग पता नहीं क्या सेट करेंगे, तो उन लोग के मूड के ऊपर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इडियम्स वगैरह ज़्यादा पूछते हैं। फर्स्ट आता है वन वर्ड सब्जेक्शन, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय करना, डिसीजन करना। तो कोई अगर निर्णय से किसी पर्सन को गिल्टी नहीं पाया जाता तो उसको क्या कीजिएगा, उसको फ्री कर दीजिएगा। तो उस चीज को आप लोग कहते क्या है, वन वर्ड सब्जेक्शन समझते हैं ना, अनेक शब्दों के बदला एक शब्द। ओके, उसको क्या होना चाहिए, एक्वेंट, एक्विट, एक्वायर या फिर एक्वेस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी ना, एक्विट। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये टिक लगा के मत रखिए। ओके, टिक लगा के देखिए इसीलिए रहता हूँ क्योंकि पास्ट का पेपर होता है। अब देखिए मैं ऑलरेडी आप लोग को इतना सारा चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या होगा, इतना सारा चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करके चलना होगा, नहीं तो मैं नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। ओके, मैं देखिएगा पेपर 1 और पेपर 3 सारा टॉपिक मैं टच कर दिया एक्सेप्ट रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ओके, तो वहाँ से देख लीजिएगा, तो सारा टॉपिक कर दिया। तो मैं इतना प्रोवाइड इसीलिए करा पा रहा हूँ कि मैं भी देखिए थोड़ा बहुत अपना कंफर्ट जोन में रह के ही प्रोवाइड कराऊंगा, ना तो पता चला कि मेरा खाना पीना भी छूट गया तो कैसे काम कर पाऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा इसके चलते होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके, तो उसको मतलब टाइप करना पड़ेगा टोटल। ओके, अब ऐसे मैं डायरेक्ट उसको पीपीटी बना के मतलब बना देता हूँ। ओके, तो आप लोग बस समझने से मतलब है, क्या होता है, समझने से मतलब है, तो आपको समझ में बस आ जाना चाहिए, मेरा पर्पस यही रहता है। ओके, एग्जाम निकालना है ना भाई, दिखाना थोड़ी है किसी को। ओके, तो इस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा हाई फाई जिंदगी से क्या फायदा है। ओके, क्या फायदा है, बहुत अच्छा पीपीटी बना दिए। ओके, बहुत अच्छा पीपीटी बना दिए, क्या फायदा है। देखिए आप लोग कंटेंट पर मतलब भरोसा रखिए। ओके, मैं जैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ देखिए, थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। ओके, मतलब मैं आप लोग नहीं मैनेज कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। ओके, करिए थोड़ा मैनेज। अभी क्या बन गया ऐसे होते रहता है मेरे साथ। तो टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वेंट, एक्विट, ओके, एक्वायर और किस। और बहुत सारा नया बुक मंगाया हूँ, बहुत मजा आने वाला है। ओके, इतना अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा। ओके, तो बस इंजॉय कीजिए। टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी क्या है, अगर कोई पर्सन को आप लोग गिल्टी नहीं पाते हैं तो उसको फ्री कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्विट बोलते हैं। क्या होता है, एक्विट बोलते हैं। एक्विट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेआरोप, मतलब बिना आरोप के बरी कर देना। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्विट। बाकी सारे वर्ड्स का भी नहीं बताता हूँ। एक्वेंट ना, एक्वेंट मतलब होता है परिचित, किसी से आप लोग परिचित हैं तो उसको बोलते हैं एक्वेंट। ओके, एक्वायर मतलब किसी को धारण करना होता है। ओके, आप लोग पता होगा, एक्वायर करना, ओके, रिसीव करना, होल्ड करना है, रिसीव नहीं जाएगा, एक्वायर का होल्ड होगा। 21 का मतलब होता है ना, 21 का मतलब होता है कोई चीज़ को चुपचाप मान लेना। क्या मान लेना, चुपचाप मान लेना। नहीं, गाय जैसे आदमी को 21 बोल सकते हैं, कुछ बोले चाहे नहीं बोले। ओके, आप लोग क्या होगा, कुछ नहीं पूछा। ओके, हाँ, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तो उस तरह के मतलब टेंडेंसी को 21 बोलते हैं ना, और पर्सन को 21 बोल देंगे। ओके, तो होता है चुपचाप मान लेना, उस तरह का टेंडेंसी को बोला जाता है। ओके, बाकी एक्वेंट के साथ प्रीपोजिशन एक विथ आता है, थोड़ा सा याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है इसमें, एक्वेंट विथ। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वन वर्ड सब्जेक्शन, जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू अ पॉलिटिकल ऑफेंडर। पॉलिटिकल ऑफेंडर यानी कि कोई अगर शाश्वत शैतान टाइप का इंसान कोई होता है, पॉलिटिकल में पता होगा बहुत सारे लोग करप्ट टाइप के इंसान होते हैं, तो उनको जनरल पार्डन यानी कि क्षमा देते हैं। क्या देते हैं, क्षमा दे देते हैं। ओके, क्षमा कर देते हैं कि जाओ जैसी करनी वैसी करनी टाइप से कुछ करके बोलते हैं, पार्डन देते हैं, क्षमा करते हैं। ओके, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जनरली आप लोग पार्डन नहीं बोलेंगे एक्सक्यूज बोलेंगे, ऑनेस्टी या फिर एमनेस्टी। क्या बोलिएगा, उसको बोला जाता है एमनेस्टी। क्या बोलता है, एमनेस्टी। अगर कोई गवर्नमेंट दे देती है किसी पॉलिटिकल ऑफेंडर को तो उसको एमनेस्टी बोला जाता है। क्या बोलता है, एमनेस्टी। बाकी एक्सक्यूज मतलब तो बहानेबाजी करना होता है, पार्डन मतलब जनरल क्षमा करना होता है। ओके, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। एमनेस्टी मतलब क्षमा होगा ना, जब गवर्नमेंट जो जैसे कोई गवर्नमेंट जो है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफेंडर को क्षमा देता है, वहाँ पे एमनेस्टी वर्ड का यूज होता है। जैसे कि आप लोग को बताया था ना कि मर्डर और एसेसिनेशन में क्या अंतर है, तो मर्डर एक मतलब एक जनरल टर्म है। ओके, मर्डर, लेकिन अगर पॉलिटिकल पर्सन है, ठीक है, ऑफिस में रहते हुए है, मतलब कोई भी ऑफिस में अगर रहते हुए अगर उसका मर्डर हो जाता है तो उसको एसेसाइनेशन वगैरह यूज करते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का। तो उस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं। देख लीजिएगा, नेक्स्ट आता है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। मतलब
वाइडली मतलब क्या होता है, एक जंगली टाइप का अनरीजनेबल, जिसमें कुछ रीजनेबल नहीं हो, ठीक है, कुछ रीजन दिखता नहीं हो, इलॉजिकल है, यानी कि कोई लॉजिक नहीं है उसमें। और रेडिकुलस मतलब हास्यप्रद है, रेडिकुलस मतलब हास्यप्रद होता है, ठीक है। तो क्या उसको बोलिएगा, एब्जेक्ट, एडेप्ट, एब्सर्ड या फिर एरिड। तो देखिए कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ जो अनरीजनेबल हो, उसमें कुछ रीजनेबल हो, इलॉजिकल हो, बिना सर पैर का चीज़ हो, ओके, रेडिकुलस हो, हास्यप्रद हो, भद्दा टाइप का देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सर्ड बोलते हैं, बेतुका टाइप का, क्लमसी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लमसी, ओके। चलिए, और एडेप्ट का मतलब निपुण होता है ना, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, स्किल्ड, क्या बोल सकते हैं, स्किल्ड बोल सकते हैं आप लोग, ओके। चलिए, और एरिड का मतलब होता है ड्राइड, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सूखा होता है उसको हम लोग ड्राइड बोल देते हैं ना, एरिड, सूखा क्षेत्र को एरिड बोलते हैं। एक एब्जेक्ट होता है, एब्जेक्ट का मतलब देखिए ऐसे होता है ना, कोई अगर निम्न जाति का, छोटा जाति का है, ओके, क्षुद्र जाति का, तो उसको हम लोग एब्जेक्ट बोलते हैं, ओके, एब्जेक्ट। वैसे मेरे नज़र में कोई छोटा जाति नहीं होता है, ओके, ये सब फालतू चीज़ें हैं, जो वैदिक पीरियड पढ़ा होगा अच्छे से उसको अच्छे से पता होगा। तो समझ गए आप लोग को, एब्सर्ड हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वन हु हैज कंपल्सिव डिजायर टू स्टील। कंपल्सिव मतलब होता है मजबूर, एक तरह से कंपल्सन वर्ड होता है मजबूरी, ओके। कंपल्सिव मतलब एक तरह का क्या बोलते हैं, उसका एकदम मजबूरी है, उसको एकदम तुल मचा हुआ है, वैसे बोल सकते हैं कि कंपल्सिव डिजायर टू स्टील मतलब एक तरह का उसका तुल मचा हुआ है, ओके, एक तरह का तुल मचा हुआ है कि मतलब उसको चोरी करना ही है। क्या करना है, चोरी करना है, मतलब मन से कर रहा है बेचारा, ठीक है, क्या कर रहा है, मन से चोरी कर रहा है, तो उसको क्या बोलेगा, पिलफरर बोलेगा, ओके, पोचर बोलेगा, प्लेगरिस्ट बोलेगा या फिर क्लेप्टोमेनिक बोलेगा। तो देखिए इसका आंसर होगा क्लेप्टोमेनिक। क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनिक। अगर इस तरह का कोई और पर्सन है, ठीक है, जो कि क्या है, उसका कंपल्सिव डिजायर है कि चोरी करिए लें, तुल मचा हुआ है, तो उसको क्लेप्टोमेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमेनियक बोलते हैं। क्लियर। बाकी प्लेगरिस्ट मतलब होता है ना, कोई चीज़ अगर साहित्यिक चोर होता है, जो आपका साहित्य को चुरा ले, ठीक है, किसी का अगर लिखा हुआ कोई चीज़ है, ओके, आपका माइंड वगैरह यूज करके कुछ बनाए हैं, तो वहाँ से आपका चोरी कर लेता है कोई, उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट, ओके, किसी का बनाए हुआ चीज़ को चोरी कर लेना, ओके। और इस तरह का टेंडेंसी को हम लोग मतलब जो मतलब इस प्रक्रिया है उसको हम लोग प्लेगरिज्म बोलते हैं, पता होगा, ओके। प्लेफर मतलब ये अपराधी टाइप का इंसान होता है, ओके। पोचर मतलब तो शिकारी होता है, मतलब समझते हैं ना, शिकारी टाइप का। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अब पूछा जा रहा है कि अगर नोबल मतलब होता है एलिट क्लासेस, नोबल मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में आपका एलिट क्लास है, एलिट ग्रुप है, मतलब विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, तो अगर उनके द्वारा अगर किया जा रहा है ना, क्या होता है, उनके द्वारा अगर शासन चलाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी फर्स्ट ऑप्शन में है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या फिर ब्यूरोक्रेसी। क्या होना चाहिए, आंसर होगा आपका एरिस्टोक्रेसी, ओके। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कुलीन वर्ग का शासन। क्या बोलते हैं, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या होता है, कुलीन वर्ग मतलब सोसाइटी के उच्च जो पदासीन लोग होते हैं, यानी अमीर लोग होते हैं, उसको हम लोग एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास के बुक में जो पढ़ा होगा, आप लोगों ने जो बहुत सारा फ्रेंच रिवोल्यूशन आप लोग ने जो पढ़ा होगा, ठीक है, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, एरिस्टोक्रेट, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ओके। क्योंकि वहाँ पे वोट देने का पहले पता था ना कि वोट देने का जो अधिकार था वहाँ पर एरिस्टोक्रेट लोग का था, कुलीन वर्ग को ही था, तो वहाँ से निकल कर आया है। तो नोबल लोग यानी कि सोसाइटी में जो विशिष्ट वर्ग के लोग उच्च क्लास के लोग, हाई क्लास के लोग अगर शासन करते हैं तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी आप लोगों को पता होगा, जनता का शासन होता है, जनता द्वारा होता है और जनता के लिए ही होता है, ठीक है, ओके। तो यही होता है डेमोक्रेसी, जो अब्राहम लिंकन नारा दिए थे ये वाला। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी मतलब होता है आपका देखिएगा तानाशाह टाइप का, यानी कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है, एक इंसान है जो कि लोगों को दमन करके शासन करता है, तो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया का इंसान, वो ऑटोक्रेसी है, ओके। और चाइना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो नाम का वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ओके, काम का नहीं है, ओके। आप लोग पता चलता है कोई अगर मतलब प्लेयर वगैरह न्यूज में आते हैं, ओके, चाहे कुछ उनका मन होता है, पता उस दिन के बाद गायब हो जाते हैं, जैसे कि जैकमा गायब हो गए थे, पता है ना, याद है ना आपको, जैकमा जो एक बयान दिए थे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गायब हो गए थे, तो ऐसा देखने को मिलता है। आंसर आपका क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय नोबल्स को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, सॉरी एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, ओके। ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई ऑफिसर्स है ना, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, अगर कोई ऑफिस के थ्रू या ऑफिशियल जो है से वहाँ पे अगर राज करता है, क्या करता है, जो ऑफिस के थ्रू जो है, ठीक है, अगर कहीं पर राज किया जाता है उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नौकरशाही इसको हिंदी में बोलते हैं ना, गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल्स, ओके। चलिए, तो होगा ब्यूरोक्रेसी, आंसर एरिस्टोक्रेसी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग एट द सेम टाइम। जो आपके साथ रहता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब आप ही के साथ रहता है, एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय घटित हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट, ओके। कंकरेंट होगा, कंटेम्प्रेरी, कोइंसिडेंट या फिर कॉन्कोमिटेंट है, ठीक है। तो देख बताइए, तो इसका आंसर होता है कॉन्टेम्प्रेरी। कॉन्टेम्प्रेरी का हिंदी अगर बात करें तो इसका होता है समकालीन। क्या होता है, समकालीन। और समकालीन जैसे कि अगर बात कीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या है, नरेंद्र मोदी जी, और पाकिस्तान के इमरान खान जी हैं, ओके।
तो उन लोग क्या है, एक दूसरे का भी काउंटर पार्ट है, क्या है, काउंटर पार्ट है यानी कंटेम्प्रेरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। बात समझ में आ गया, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, मतलब एक ही समय में होना उसको कंटेम्प्रेरी बोला जाता है, सेम टाइम में, दोनों भी सेम टाइम है, दोनों प्राइम मिनिस्टर है इंडिया एक पाकिस्तान के हैं। तो समझ गए, कनकरेंट मतलब होता है कनकरेंट ना, इसको होता है समवर्ती बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब कोई चीज़ एक ही पर आ जाता है उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं ना, एक ही पर इंसिडेंट हो जाना। कोइंसिडेंट आप लोग पढ़े ना कंडीशन, कोइंसिडेंट का कंडीशन तो आप लोग पढ़े होंगे, A1/A2 ओके इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन था ना, तो याद है ना आपको, तो कोइंसिडेंट हो जाता है ओके। और कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है सहगामी, जो आपके साथ चलता है, क्या चलता है, जो आपके साथ चलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट, सहगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलर देखेंगे, और फिलर एक ऐसा पार्ट है जो कि देखिएगा प्रीवियस ईयर तो उसमें सबसे ज्यादा फिलर्स पूछा जा रहा है ओके। क्वेश्चन है देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन से आपको फिल करना है। माई वॉइस रिवर्बरेटेड डैश द वॉल्स ऑफ कैस्टल, कैस्टल मतलब किला होता है, तो उसको अब किला से आपका आवाज जो है रिवर्बरेट मतलब लौट आ रहा था, रिवर्बरेशन समझते हैं ना, रिवर्बरेशन जो आवाज गूंज गूंज के लौट के आता है उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो क्या लगना चाहिए, विथ, फ्रॉम, इन या फिर ऑन। इसका करेक्ट आंसर जाएगा विथ, क्या जाएगा विथ, रिवर्बरेटेड विथ का यूज करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ अगर कहीं से टकरा कर आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, रिवर्बरेटेड विथ का यूज करते हैं। साउंड अगर इको हो रहा है, लौट के आ रहा है ओके, वहाँ पे हम लोग रिवर्बरेटेड के साथ क्या यूज करते हैं, रिवर्बरेटेड के साथ यूज करते हैं ओके। तो रिवर्बरेशन का मतलब होता है साउंड अगर लौट के जब आता है तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन ओके, पढ़ा होगा अपने साउंड चैप्टर में ओके। तो रिवर्बरेटेड के साथ विथ जाएगा, करेक्ट मीनिंग ओके, साउंड लौट कर आने के सेंस में बात की जा रही है, वॉल से टकराने के बाद। इट इज अ ह्यूमन नेचर टू एस्पायर डैश फेम, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। एस्पायर के साथ जो है प्रीपोजिशन क्या लगेगा, में सारा खेला यही सब का है ओके। देखिएगा अगर ग्रामर उठा के थोड़ा सा पोर्शन देखिएगा ओके, तो कौन कौन वर्ड्स अपने साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लेते हैं, एक बड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है ओके, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको भी देखना होता है ओके कि इसके साथ क्या क्या हमको प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा वर्ड इसके साथ यूज होता है ओके। तो एस्पायर के साथ क्या लगना चाहिए, आफ्टर ओके, बिफोर या फिर ऑन या फिर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है फेम, क्या होता है फेम, तो समझाता हूँ। एस्पायर अगर किसी चीज़ के लिए आप लोग, एस्पायर मतलब आकांक्षा होता है ना, क्या होता है आकांक्षा, मतलब कोई आपका अभिलाषा है उसको बोलते हैं आकांक्षा ओके। तो एस्पायर आफ्टर फेम होगा, क्या होगा, एस्पायर आफ्टर फेम, यानी देख लीजिए एस्पायर मतलब आकांक्षा है, अगर लाइफ में आपको आकांक्षा है कि क्या करें, बहुत सारा ध्यान वगैरह ठीक है, यश वगैरह प्राप्त करें, फेम प्राप्त करें ओके, फेम को यश बोलते हैं नाम, तो प्राप्त करें तो वहाँ पर हम लोग एस्पायर आफ्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्पायर आफ्टर बोलते हैं ओके। लेकिन इसका आंसर हो गया, लेकिन एक थोड़ा सा चीज़ और याद रख लीजिएगा, अगर लाइफ में आपको कुछ गोल है, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई टीचर बनना चाहते हैं ओके, क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, टीचर, पायलट बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे एस्पायर टू का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एस्पायर टू का यूज करते हैं ना, आई एम एस्पायर टू बिकम अ डॉक्टर, बात समझ आ रही है। तो इस तरह से चीज़ होता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस्पायर टू अगर कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में कोई ठीक है, अचीव करना मतलब बनना चाहते हैं तो वहाँ पे टू यूज कीजिए। कोई चीज़ अचीव करना जैसे फेम वगैरह, धन संपत्ति वगैरह, रिचेज वगैरह, वैभव होता है धन संपत्ति, तो वहाँ से करना चाहते होंगे तब आफ्टर लगाइएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से फिर से देख लीजिएगा, आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्वेस, 21 बताया था ना, किसी चीज को बिना कुछ प्रश्न किए मान लेते हैं तो उसको एक्विस बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यही आ गया आपका कि आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्विस हिज अनफेयर डिमांड, यानी कि डिमांड उसका अनफेयर था, मतलब उस डिमांड जो था से अनफेयर था ठीक है, मानने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मानना पड़ा। तो एक्विस के साथ प्रीपोजिशन क्या आना चाहिए ओके, विथ, ऑन, इन या फिर बाय। तो देखिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्विस के साथ इन, ठीक है, क्या यूज करते हैं, एक्विस के साथ हम लोग इन यूज करते हैं ओके। बस समझे ना, किसी चीज़ को कोई अगर आदमी कुछ बोल रहा है और उसका अगर आंख में कोई चीज़ मान ले रहा है ओके, तो उसको लिए एक्विस होता है, और हम लोग प्रीपोजिशन उसके साथ इन लगाते हैं, पता होना चाहिए एक्विस के साथ इन आता है। कोई अल्टरनेटिव नहीं था उसके पास ना, कोई ऑप्शन ही नहीं था मानने के अलावा। द स्टूडेंट्स हैव नोट, ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट्स हैव नोट डैश द न्यू टीचर एंड हिज वेज, क्या लगना चाहिए, टेकन डाउन, टेकन टू, टेकन अवे या फिर टेकन इन, क्या लगना चाहिए, पता चला, इसका आंसर होगा बी ना, आंसर होगा बी, मैं भी अभी तुरंत ही बता रहा हूँ सारा सोच सोच के। द स्टूडेंट्स हैव नोट टेकन टू द न्यू टीचर एंड हिज वेज, समझ कहने का मतलब है ना, जब देखिए अगर कोई आदमी है उसको मतलब कोई पर्सन है, उसकी बात अगर वो आपको समझ में नहीं आता है, क्या होता है, कोई चीज़ अगर आदमी को समझ नहीं आता है या उसका बिहेवियर नहीं समझ में आता है, तो वहाँ पे टेकन टू यूज करते हैं। द स्टूडेंट्स हैव नोट टेकन टू, क्या होगा, नोट टेकन टू, यहाँ पे नोट लगा हुआ है,
द न्यू टीचर एंड इज वे, वो क्या बोलना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे, तो उसको स्टूडेंट लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ओके, तो उस सेंस में वहाँ पे टेकन टू हुआ, यानी कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाने के सेंस में है। ओके, अंडरस्टैंड नहीं कर पाने के सेंस में यहाँ पे टेकन टू का यूज हुआ है। तो न्यू टीचर क्या आए थे और उसका वेज क्या था, वो स्टूडेंट को क्या होगा, नोट समझ में नहीं आ रहा था। टेकन टू द न्यू टीचर, बात समझा ना, नोट टेकन टू मतलब उसको समझ में नहीं आना, उनको समझ पाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था स्टूडेंट लोग को। ओके, नेक्स्ट आता है ही वॉज कंप्लीटली डैश बाय द थीप्स डिस्गाइज। ओके, देखिए डिस्गाइज से मतलब होता है छद्म वेशधारण कर लेना, अपना रूप चेंज कर लेना, पता है ना। तो जैसे कि कॉमी फ्लैग बताया था एग्जांपल, कॉमी फ्लैग डिस्कस किया था ना, उस तरह से जो था अपना छद्म वेशधारण कर लेना, यानी कि दूसरा रूप धारण कर लेना, उसको बोलते हैं डिस्गाइज। तो द ही वॉज कंप्लीटली डैश बाय द थीप्स डिस्गाइज, यानी थीप का जो डिस्गाइज था, बदला हुआ रूप था, वैसे वह कंप्लीटली क्या हो गया, टेकन डाउन टू अवे या फिर टेकन इन। तो इसके लिए करेक्ट यहाँ पे देखिएगा जाएगा, यहाँ पे जो फ्रेज वो टेकन इन जाएगा, क्या जाएगा, टेकन इन। अब टेकन इन का मतलब क्या होता है, टेकन इन का मतलब होता है पूरी तरह से धोखा खा जाना, क्या होता है, पूरी तरह से धोखा खा जाना। ओके, तो यहाँ यही सेंस था कि ही वॉज कंप्लीटली टेकन इन बाय द थीप डिस्गाइज, थीप का जो डिस्गाइज था, बदला हुआ रूप था, ओके, उसे पूरी तरह से धोखा खा गया, क्या हो गया, धोखा खा गया। आया होगा पुजारी बन के और कुछ उसका चैन वगैरह छीन के ले गया होगा, बात समझ में आ रहा है, इस तरह से कुछ हुआ होगा। ओके, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे टेकन इन का यूज कीजिएगा आप लोग, किसका, टेकन इन का। टेकन इन समझ में आ गया ना, अगर किसी का मतलब से कंप्लीटली धोखा खा जाते हैं उसको हम लोग टेकन यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फिल्म देखते हैं द मैनेजर्स। ध्यान दीजिएगा, द मैनेजर्स डैश इंक्लूड द यूज ऑफ कंपनीज कार एंड फ्री एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे बात हो रहा है कि मैनेजर को क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा होगा, प्रीक्विसाइड्स मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है। ओके, यहाँ पे प्रीक्विसाइड्स मिल रहा है या फिर एडवांटेज मिल रहा है। तो क्या बोलते हैं, क्या लगेगा यहाँ पे, देखिए करेक्ट वर्ड जाएगा प्रीक्विसाइड्स, क्या जाएगा, प्रीक्विसाइड्स जाएगा। और प्रीक्विसाइड्स का मतलब अनुलाभ होता है, क्या होता है, अनुलाभ। अनुलाभ मतलब कोई कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी के अलावा अगर जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी होता है ना, उसको अनुलाभ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुलाभ बोलते हैं। बोनस वगैरह भी इसको बोला जाता है, बोनस का हिंदी अनुलाभ होता है, पता है। तो देख लीजिएगा यही होता है। तो उसको जो मिल रहा है कंपनी का मैनेजर, तो वहाँ पे उसको प्रीक्विसाइड्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रीक्विसाइड्स, यानी जो अनुलाभ मिल रहा है, यानी कि जो मतलब सैलरी के अलावा जो मिल रहा है उसमें क्या क्या है, इंक्लूड। ओके, ये प्रीक्विसाइड्स है ना, तो इसीलिए ये इंक्लूड है यहाँ पे। द यूज ऑफ कंपनीज कार, यानी कि कंपनी का कार मिला उसको, और फ्री एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, फ्री एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए फ्री में आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन देने की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तीसरा चीज़ किया गया है, तो जो उसको लाभ दिया जाए उसके लिए प्रीक्विसाइड्स का यूज करते हैं, प्रीक्विसाइड्स ना, परक्विसाइड्स। ओके, PERQUISITS, प्रीक्विसाइड्स सबसे बोल रहा था, क्या गड़बड़ हो जाएगा, परक्विसाइड्स होगा, क्या होगा, परक्विसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वाज अ कोटिंग ऑफ डैश ऑन द अनवाश्ड सिंक। ओके, क्या होता है, कोटिंग ऑफ डैश ऑन अनवाश्ड सिंक। सिंक पता है आपको, जब सिंक वगैरह क्या होता है, आप लोग का मतलब बेसिन तो लगा होगा किचन में पूछने की बात है, सबका लगा होगा। देयर वाज अ कोटिंग ऑफ डैश ऑन द अनवाश्ड सिंक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो बेसिन लगा होता है तो वहाँ उसका सिंक होता है जाने वाला, तो अगर उसको साफ नहीं कीजिएगा तो बहुत दिनों के बाद बहुत गंदगी जम जाता है, यानी कि उस पर जो तेलीय पदार्थ होता है उसे जम जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, स्लाइम, स्लीव, स्लिंक या फिर स्लेज, क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम, क्या बोलते हैं, स्लाइम बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, स्लाइम, तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, वही गंदगी जो बैठ जाता है उसको हम लोग स्लाइम बोलते हैं। तो कोटिंग ऑफ स्लाइम लग गया था। स्लीव मतलब होता है ना किसी को मार देना ना, स्ले का बेटू है ना, स्ले, SLY मतलब मार देना, उसका बेटू है स्ले। स्लेज गाड़ी होता है, आप लोग पढ़े, बड़ा फुला गाड़ी देखे ना। नेक्स्ट आता है डैश विल रिमेंबर लिंकन, क्या लिखा है, डैश विल रिमेंबर लिंकन एज अ ट्रूली ग्रेट मैन। ठीक है, हम लोग क्या याद करेंगे, कौन याद रखेगा, पोस्टेरिटी, प्रोबिटी, पोस्टेरियर या फिर पोस्ट डेट, क्या लगेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्टेरिटी ना। पोस्टेरिटी मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, पता होना चाहिए। पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है, पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशंस ना। तो जो फ्यूचर आने वाला जनरेशन है वो लिंकन को याद रखेगा, क्या रखेगा, लिंकन को याद रखेगा, क्योंकि एक ग्रेट मैन थे, क्या थे, ग्रेट मैन थे। क्लियर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से हाँ पोस्टेरिटी लग जाएगा। एक पोस्टेरिटी के साथ था इंटीरियर, पोस्टेरियर, ओके, एक्सटीरियर वगैरह के साथ प्रीपोजिशन देन लगा कर देते हैं ना, इन लोगों के साथ टू लगता है ना, याद रख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन आता है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टीम मैनेजमेंट वाज वरीड अबाउट द कैप्टन्स डैश इंजरी। क्या होगा, कैप्टन इंजरी हो गया था, तो क्या था, निगलिंग, निगार्डली, स्टिंजी या फिर निफ्टी, क्या होना चाहिए। तो देख लीजिए इसका जो करेक्ट मिल जाएगा वो निगलिंग जाएगा। निगलिंग मतलब थोड़ा बहुत ना, अगर थोड़ा बहुत इंजरी से कैप्टन क्या हो गया, टीम मैनेजमेंट वरीड हो गया,
क्या हो गया, जैसे कि अभी मैच चल रहा था फाइनल, क्या हो गया, मैच चल रहा था, MS धोनी जी इंजर्ड हो गए, ओके, तो क्या हो गया, वापस निगलिंग हो गया, तो यानी कि थोड़ा सा इंजरी हो गया, तो टीम मैनेजमेंट पूरा क्या होगा, टेंशन में जाएगा, कैसे मैनेज होगा, कौन कैप्टन बनेगा। बाकी तो पता है जडेजा कैप्टन बन गए CSK का, दिल दुख जाता है नहीं। चलिए ठीक है, रांची का शेर हैं धोनी जी। द टीम मैनेजमेंट वॉज वरीड अबाउट कैप्टन्स निगलिंग इंजरी। निगार्डली और मतलब एक तरह का देखिएगा बहुत कंजूस टाइप का होता है, स्टेज मतलब कंजूस से होता है ना, कंजूसी से इसका मतलब होगा, अब इसका मतलब कंजूस होता है। निफ्टी तो 50 आप लोग यूज जानते होंगे, एक वर्ड होता है निफ्टी 50। नेक्स्ट होता है ही इज़ वेरी डैश फॉर हिज एज, ही इज़ वेरी डैश फॉर हिज एज, क्या लगना चाहिए, प्रीमेच्योर, ओके, प्रीमेच्योर, अनमेच्योर, प्रीमेच्योर्ड, ओके, फिर इमेच्योर्ड, क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो मीनिंग है इस सेंटेंस का देखिएगा, तो सबसे पहले डी डालिए, ही इज़ वेरी इमेच्योर फॉर हिज एज, यानी कि अपना एज के लिए वो क्या है, इमेच्योर्ड है, यानी कि जितना उसका एज हो रहा है ना उससे वो थोड़ा सा क्या है, वो इमेच्योर है, क्या है, वह जो है इमेच्योर, यानी कि एज के हिसाब से मेच्योर नहीं है। आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को। देखते हो किसी का जो किसी का मानसिक आयु होता है, एक रियल आयु होता है, तो किसी का मानसिक आयु नहीं बढ़ता है, ठीक है, और शरीर पूरा बड़ा हो जाता है, तो उस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है ना, तो समझ लीजिएगा ही इज़ वेरी इमेच्योर फॉर हिज एज, जितना एज हो रहा है उसके हिसाब से जो है वो इमेच्योर्ड है, ठीक है। चलिए IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है कि भूल गए, IQ निकालने के लिए देख लीजिएगा ना, फंसा देगा कभी कभी। द विक्टिम मेड एंड डैश प्ली फॉर मर्सी, क्या लगना चाहिए, इम्पैसिव, इम्पैसिबल, इम्पैसेंट या फिर इम्पीरियल, क्या लगना चाहिए। तो द विक्टिम मेड एंड डैश, पता चल रहा है, इसमें लगेगा इम्पैसेंट, क्या लगेगा, इम्पैसेंट, क्यों, इम्पैसेंट मतलब होता है ना, प्ली मतलब क्या होता है, प्ली मतलब आग्रह करना, ठीक है। अब इम्पैसेंट मतलब होता है ना एक तरह का गिड़गिड़ाना ना, बहुत मतलब मर्सीफुल एकदम बिहेव करना, एकदम गिड़गिड़ाना, क्या करना, एकदम मर्सीफुल बिहेव करना, एकदम गिड़गिड़ा टाइप के, उसको क्या करना, मतलब क्षमा के लिए, मर्सी के लिए, यानी कि दया के लिए क्या कर रहा था, एकदम गिड़गिड़ा रहा था, तो वहाँ पे वर्ड होता है इम्पैसेंट, क्या यूज करते हैं, इम्पैसेंट। और ऐसे देखिएगा यहाँ पे प्ली है ना, इम्पैसिव, ओके, इम्पैसिव प्ली, इम्पैसिबल प्ली, ओके, और इम्पेरियल प्ली, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इम्पैसेंट क्या है, इम्पैसेंट मतलब मीनिंग चल जाएगा कि एकदम गिड़गिड़ाना, क्या ना, गिड़गिड़ाना, तो वहाँ पे हो जाएगा मीनिंग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द टूरिस्ट वेयर डैश बाय द व्यू ऑफ द माउंटेन्स। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि टूरिस्ट के बारे में बोला जा रहा है कि क्या होगा, डैश हो गया बाय द व्यू ऑफ माउंटेन्स, क्या लगना चाहिए, इनरेज्ड, इनलाइटेड, ओके, इनरैप्चर्ड या फिर इनरेज्ड। करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनरैप्चर्ड ना, इनरैप्चर्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, आनंदित हो उठना, ठीक है। तो माउंटेन का व्यू देखकर क्या हो गया, माउंटेन व्यू माउंटेन व्यू एक जगह ना, तो माउंटेन व्यू गूगल का हेड क्वार्टर है, ओके, मेरे पास ईमेल आता है तो मुझे पता है, पहले ही पता था, ऐसा नहीं है। द टूरिस्ट वेयर डैश बाय द व्यू ऑफ माउंटेन्स, इनरैप्चर्ड लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आनंदित हो उठते हैं कोई सीन वगैरह को देखकर, तो उसको हम लोग इनरैप्चर्ड कहते हैं। इनरेज मतलब किसी को गुस्सा दिलाना ना, इलाइटेड मतलब किसी को प्रबुद्ध होता है, पता है ना, और इनरिच मतलब किसी को क्या करना, इनरिच करना, ठीक है, समृद्ध बनाना। क्वेश्चन देख लीजिए, अ बुल इन अ चाइना शॉप है, तो इडियम का मीनिंग बताना है, अ बुल इन द चाइना शॉप। तो बुल इन द चाइना शॉप का क्या मतलब होता है, बुल इन द चाइना शॉप होता है जैसे शीश महल में बंदर, शीश महल में बंदर पूरा एकदम, हम लोग क्या किए हैं कि अच्छा सा शीशा का घर बनवाया, उसमें बंदर को डाल दिए। बंदर एक सिंबल होता है किसका, बंदर सिंबल होता है, जैसे कि देखिएगा कोई एक मतलब जो अच्छा नहीं दिखता उसके लिए बंदर यूज करते हैं। जैसे किसी को पूछते होंगे कैसे लग रहे हैं, तो बंदर जैसा तो लग रहे हो जी, जाओ कपड़ा चेंज करो दूसरा, ओके, तो ऐसा यूज करते हैं, ओके। तो जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके, तो आप लोग समझते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक क्लमसी चीज़ के लिए, क्लमसी मतलब भद्दा टाइप का चीज़ के लिए। और इस क्वेश्चन को करने में बहुत लोग ना थोड़ा सा मार्क खा जाएंगे, ठीक है, क्यों खा जाएंगे, क्योंकि बताऊंगा बाद में, ओके। ऐसे देख लीजिएगा, तो यही है कि बुल इन द चाइना शॉप होता है शीश महल में बंदर, यानी कि कोई बहुत अच्छा चीज़ हमको जरूर चाहिए लेकिन वहाँ पे बहुत बुरा चीज़, भद्दा चीज़ लगा दिए हैं, बात समझ में आ रहा है, तो उसमें यूज होता है। जैसे कि देख लीजिए क्या होगा यहाँ से, समझ गए ना इसका मीनिंग। और बुल इन द चाइना शॉप का क्या मतलब हो गया कि जहाँ पर हमको बहुत अच्छा चीज़ है वहाँ पे बहुत बुरा चीज़ लगा दिए हैं, शीश महल में बंदर जैसा एग्जाम्पल, कलमसी चीज़, ओके, तो उस चीज़ में हम लोग यूज करते हैं। A person who becomes too excited where no excitement is warranted. A person who is rough and clumsy where skill and care are required.
अ पर्सन हु इज वेरी अगली बट लव्स द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, ओके। अ पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, यानी कि जिसको दूसरों को सताने में मजा आता है। क्या होना चाहिए? तो बहुत लोग इसका मीनिंग देखिएगा तो होता है इसका अबुलिन चैनस मतलब अक्लमसी पर्सन। क्या होता है? अक्लमसी पर्सन ही होता है इसका, लेकिन यहाँ पे अक्लमसी ने थोड़ा सा एडवांस लेवल करके दे दिया है। तो यहाँ से बहुत लोग सोचेंगे ना कि बी लगा लें, तो बी लगा लीजिए, गलती हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लमसी वर्ड भी यूज है, लेकिन इसमें बोला क्या क्या समझिए, अ पर्सन हु इज रफ एंड क्लमसी है तो ठीक था। वेयर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे स्किल और केयर चाहिए था वहाँ पे वो क्लमसी बात कर रहा है। तो स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए उससे हमको मतलब नहीं है, बस एक क्लमसी पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक क्लमसी पर्सन होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था उससे हमको मतलब नहीं है, ओके। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु बिकम्स टू एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया जहां पर एक्साइटमेंट जरूरी नहीं था, जहां पर एक्साइटमेंट जरूरी नहीं था तो क्लमसी लगेगा, भदल लगेगा, तो उस सेंस में जाएगा। समझिए कि जहां पे अब मान लेते हैं कि एक्साइटमेंट जरूरी नहीं था, आप लोग अचानक से खड़ा होकर ताली मारने लगे, चस्सा आपको चारों तरफ देखने लगे, तो आपका क्या हो गया? पोपट बन गया ना तो उस सेंस में होता है क्लमसी पर्सन। क्लियर? ओके। एक स्टूडेंट बोल रहे थे ना ओके ओके मत बोलिए, क्या बोले आप ही लोग बोलिए, मतलब क्या बोले? ओके ओके बार बार नहीं बोले तो क्या बोले? ठीक है, मतलब कैसा है आपको एक मतलब गाना दीवाने, मतलब ठीक है चलिए, तो पर्सन हु बिकम्स टू एक्साइटेड वेयर नो एक्साइटमेंट इज वारंटेड, समझ गया ना? अक्लमसी पर्सन के सेंस में है, लेकिन सेंस देगा ऑप्शन नंबर ए, भी नहीं देगा। सी वॉज इन ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट नोटिस बाई माई एंट्रेंस, यानी कि जब मैं गया तो वो ब्राउन स्टडी में थी और मेरा एंट्रेंस को उसको कुछ पता ही नहीं चला, इतना खोया हुआ था। तो ब्राउन स्टडी कर रहा था, ब्राउन स्टडी मतलब सोया हुआ था, सपना देख रहा था, ड्रीम कर रही थी था, सॉरी थी, या फिर रिवरी है मतलब एन एक्ट और स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग, मतलब एकदम खोया टाइप से। क्या होता है? एकदम खोया टाइप से। मतलब कभी कभी लोगों को पढ़ाता हूँ ना तो इसलिए बोलेंगे सर सर ऐसे करेंगे, तो क्यों? क्योंकि कहीं खो जाता हूँ। ओके, अब कहाँ खोता हूँ मतलब सब चाहिए, छोड़िए, मतलब ऐसे ही कुछ सोचने लगता हूँ ओके। तो रिवरी हो जाएगा, क्या हो गया? रिवरी हो गया ना। आज ना थोड़ा सा मतलब वीडियो बहुत लेट होने वाला, ओके, तो थोड़ा सा मतलब अजीब भी लग रहा है, थोड़ा सा इंजॉय मोड में भी लग रहा है, ओके। मतलब उतना टेंशन नहीं होता है कोई किसी चीज़ का, ओके, मतलब इंजॉय करके ही मैं चलता हूँ लाइफ को। रिवरी क्या हो गया? रिवरी लगा दीजिएगा, यानी कि मतलब चुपचाप एकदम खोया हुआ टाइप से था, गए चुपचाप, हाथ भी सही ला रहा है तो पता नहीं चल रहा है उसको क्या हो गया है। तो जाके पता क्या चला? पता चला कि पानी का छींटा मारे, तब अच्छा हाँ भाई तुम आए थे, चलो समझ गए, तो उसको डे ड्रीम बोलते हैं। तो इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है पूरी तरह से रिवरी, यानी कि डे ड्रीम करना ना, दिन के स्वप्न देखना, उसको बोलते हैं, एकदम खो जाना उसमें बोलते हैं, तो उसको ब्राउन स्टडी बोला जाता है। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, अब देखिए एक अच्छा आइडियम है, मजा आ जाएगा बता के। हिज बॉस वॉज ऑलवेज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, क्या मीनिंग होना चाहिए? शाउटिंग लाउडली एट हिम, गिविंग हिम स्टिनुअस वर्क, ओके, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा वर्क, या एब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग हिम, यानी कि बुरा बर्ताव किया जा रहा है, या फिर वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, क्या मीनिंग होना चाहिए? तो ब्रीदिंग डाउन हिज नेक का मतलब होता है वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, यानी कि उसका पूरा एक्शन, जितना सारा एक्शन था उसको गला के नीचे से जाकर देख रहा है। ध्यान समझिए, इडियम्स का एक अच्छा बात होता है ना, थोड़ा सा मीनिंग समझिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, उसके गला के नीचे जाके सांस ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका बहुत नज़दीक चला गया, यानी कि कोई भी वो एक्शन होकर कर रहा है उसको बहुत क्लोजली, यानी कि पास में जाकर मॉनिटर कर रहा है, मीनिंग जाता है ना। तो मैं तो ऐसे ही अंडरस्टैंड करता हूँ, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, ओके, तो वहाँ पे ब्रीदिंग डाउन हिज नेक जाता है। नेक्स्ट हम लोग एरर डिटेक्शन के बारे में देखने वाले हैं, ओके। यहाँ पे देखिए 4 पार्ट है, और 4 पार्ट में नहीं, यहाँ पे 4 पार्ट को 4 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछने का तरीका अलग अलग होता है, देख लीजिए। और मैं ना फोकस करता हूँ ना कि कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन फोकस नहीं करता हूँ। ये क्वेश्चन को तो कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके, एक क्वेश्चन को आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं उसको। एक क्वेश्चन है उसको आप लोग फिलर्स में डाल देंगे, वो किसी वर्ड को 1 वर्ड सब्जेक्ट में डाल देंगे, कहीं इरर्स में डाल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। भरोसा नहीं है ना? ठीक है, अच्छी बात है। भरोसा तो आप लोग को ऐसे भी नहीं है मुझ पर, ओके। लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से कौन इंसान आ गया है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं इंजॉय कीजिए भाई, आप लोग के एग्जाम निकलने चाहिए, ओके। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर पीटर फॉल बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। देखिए जब भी कभी हम लोग एंड का यूज़ करते हैं ना, क्या करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं
तो हमेशा ये चीज़ ख्याल रखते हैं, एन दो चीज़ को मतलब ऐड करता है, सेम चीज़ को ऐड करता है, क्या करता है, सेम चीज़ को। तो यहाँ पे एक फॉल बैक है और इनिशियर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो यह दोनों तरह का जो सेंस है ना, एंड जो है से एक ही टाइप के जो है से फ्रेज वगैरह को ऐड करता है। ओके, जैसे आई एम स्लीपिंग एंड प्ले गेम्स, यही होगा, नहीं, आई एम स्लीपिंग एंड प्लेइंग गेम्स होगा। क्यों? क्योंकि स्लीपिंग के साथ प्लेइंग है, एक जैसे एक्शन को ऐड करता है एंड। ओके, तो वहीं तरह से देख लीजिएगा, यहाँ पे गैस्पिंग फॉर ब्रेथ यानी कि हाँफ रहा था, सांस ले रहा था। ओके, तो यहाँ से फॉलिंग बैक होगा, क्या होगा, फॉलिंग बैक होना चाहिए, तो फॉल नहीं फॉलिंग होना चाहिए, तो पार्ट नंबर बी मेरा होगा। समझ गया ना, एग्जाम्पल से समझा दिया ना, एंड जो है सेम टाइप के मतलब वर्ड वगैरह को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिस मैन वुड नॉट हैव सीन पुअर ही वुड नॉट हैव वर्कड सो हार्ड। बोला जा रहा है कि अगर ये आदमी, क्या है, अगर ये आदमी, ठीक है, वो देखा नहीं होता क्या चीज, पुअर गरीब लोग को, तो ऐसा मतलब कठोर परिश्रम नहीं किया था। इस स्ट्रक्चर पे, जो स्ट्रक्चर का सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर पे सीजीएल में भी ना, जैसे सीजीएल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए, पास्ट के अनफुलफिल्ड कंडीशंस के बारे में बात होता है, तो स्ट्रक्चर होता है ई प्लस हैड, क्या होता है, ई प्लस हैड प्लस V3 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, उसके बाद देखिएगा सब्जेक्ट और दूसरा लगेगा। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद आपका वुड हैव लगता है ना, क्या लगता है, वुड हैव। ओके, उसके बाद लगता है आपका वुड हैव V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह सपार्ट लगता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, पास्ट का अनफुलफिल्ड आपका कंडीशन के बारे में बात करता है ना, अनफुलफिल्ड कंडीशन वगैरह या फिर उसका डिजायर होता है, उसके बारे में बात करता है। तो इफ दिस मैन वुड नॉट हैव नहीं होना चाहिए, इफ दिस मैन, ठीक है, हैड, यहाँ पे हैड नोट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैड नोट, वुड नॉट हैव नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, वुड नॉट हैव नहीं होना चाहिए। इफ दिस मैन हैड नॉट सीन द पुअर, अगर वो इस गरीब को नहीं देखा होता, वो इतना कठोर परिश्रम नहीं करता। ओके, बस समझ में, इस सेंस में था। तो एक तरह से आप ए प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव के साथ V3 जाता है, ये स्ट्रक्चर होता है। नोट वगैरह आएगा तो हैड के बाद लगा लीजिएगा, इतना तो पता है। ओके, तो पार्ट नंबर बी मेरा था ना, हैड नॉट यूज होना चाहिए, वुड नॉट हैव की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोथ द बॉयज केम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स मी। कहाँ गड़बड़ी है बताइए, सारा खेल है पार्ट नंबर सी का। ओके, दो वर्ड होता है, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, क्या होता है, ये जो बिसाइड है इसका मतलब होता है के बगल में, नियर। ओके, के बगल में, और एक बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। बिसाइड्स जो देखे होंगे, ओके, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे, यानी कि एक्सेप्ट, EXCPT यूज करते हैं ना आप लोग, एक्सेप्ट। तो इस सेंस में है, तो हमको यहाँ पे सेट बिसाइड में हमारे नजदीक बैठा है कि के अलावे बैठा है, किस सेंस में जाएगा, बिसाइड नहीं जाएगा, प्रीपोजिशन। ओके, समझ गया ना, तो यही गड़बड़ी था, तो बिसाइड्स नहीं बिसाइड होना चाहिए, तो पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में देखेंगे, क्या देखेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन देखिएगा, ऑफिशियल पेपर वगैरह में भी आप लोग को ज़्यादा तो नहीं, लगभग 2-3 क्वेश्चन दे सकते हैं ना। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर में 2 ही क्वेश्चन था ना, शायद 2 ही क्वेश्चन था, तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है रेखा एंड सीमा, एक वर्ड है, बाकी सारे को यहाँ पे PQRS को अरेंज करना है ना, देख लीजिए। तो एक और कौन सा है, वाला, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेखा वाला देखते हैं। रेखा एंड सीमा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या लगेगा, इफ दे स्टडीड हार्ड कुड पास देयर एग्जामिनेशंस इजिली विद इन ऑल देयर हार्ट एंड सोल एंड डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम, क्या लगना चाहिए, सबसे पहले तो एंड डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम ऐसे कट जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, विथ ऑल देयर, रेखा एंड सीमा विथ ऑल देयर हार्ट एंड सोल, अभी इसको छोड़ देते हैं। रेखा एंड सीमा कुड पास देयर एग्जामिनेशन, कुड पास देयर भी लग रहा है। रेखा एंड सीमा इफ दे स्टडी हार्ड, इफ दे स्टडी हार्ड, यहाँ पे पहला सेंटेंस इफ से ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, बीच से होगा, रेखा एंड सीमा, इफ इसमें भी नहीं लगेगा, फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। रेखा एंड सीमा, ध्यान दीजिएगा, रेखा एंड सीमा की बात हो रहा है, कुड पास देयर एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा, रेखा एंड सीमा, उसके बाद यहाँ पे एक मॉडल वर्ब आया है, तो कुड पास देयर एग्जामिनेशन, ओके, पास
कुड पास देयर एग्जामिनेशन इजिली, पास कर गए होते उस एग्जामिनेशन इजिली को कब, इफ दे हैड स्टडी हार्ड, ध्यान दीजिएगा अगर उन लोगों ने स्टडी की होती है, यहाँ पे कंडीशन लगाएगा ना, तो रेखा एंड सीमा कुड पास देयर एग्जामिनेशन इजिली, पास कर गए होते आसानी से, सेंटेंस पकड़िए क्यू, इजिली इफ दे हैड स्टडी हार्ड, तो क्यू के बाद पी, ओके, स्टडीड हार्ड विथ ऑल देयर हार्ट एंड सोल, यानी कि बहुत सारा अपना दिल दिमाग लगा कर पढ़ते, ओके, पूरा दिल और आत्मा से पढ़ाई करते, हार्ट एंड सोल तो आर, ओके ओके, हार्ट एंड सोल एंड डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम, और अगर अपना समय वेस्ट नहीं करते तो पास हो गए होते, सेंटेंस ई जा रहा है, करेक्ट बन जाएगा ना। तो रेखा एंड सीमा कुड पास देयर एग्जामिनेशन, सही है ना, कुड पास देयर एग्जामिनेशन, पास कर गए होते, अगर फिर कंडीशन डालिए तो क्यू के बाद पी आएगा, इफ दे हैड स्टडीड हार्ड, ओके, स्टडी हार्ड करता है, हार्ड स्टडी हार्ड किया तो उसका पता चलना कैसा स्टडी करना है, तो स्टडी किया जा रहा है विथ ऑल देयर हार्ट एंड सोल, यानी कि स्टडी कैसे करना है, हार्ट और सोल के साथ, तो इसके बाद जस्ट पी के बाद आ रहेगा, सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंग निकाल के समझ लीजिए, स्टडी हार्ड कीजिएगा तो स्टडी हार्ड कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा से स्टडी कीजिएगा, या तो हार्ट एंड सोल के साथ कीजिएगा, दिल दिमाग आत्मा लगा कीजिएगा, ओके, पूरे मन के साथ अगर पढ़ते हैं तो उसको हार्ट एंड सोल यूज कर किया जाता है, ओके, समझ गया ना। तो इस तरह से पी के बाद आर आ जाएगा, ओके। बाकी अगर क्यू एक खोज लीजिएगा ना तो यहाँ से एक दो खोज लीजिएगा तो ऑप्शंस पकड़ा जाते हैं, तो क्यू पी आर एस ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, समझ लीजिएगा, मैंने निकाल के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द, उसके बाद सारा पी क्यू आर एस है, अरेंज करते हैं। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्विंस देम ऑन रियलाइजिंग दैट ही हैड फेल्ड टू कन्विंस द असेंबली हु हैड अ रिपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग, रिपुटेशन मतलब होता है उसका मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा वगैरह। तो क्या लगना चाहिए सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे द लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद आप लोग देखिएगा एक ऐसा क्लाउज, ध्यान दीजिएगा, जो एक ऐसा क्लाउज जो उस पार्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बात करता है, क्या करता है, उसके बारे में बात करता है, तो वह तुरंत आता है, क्या आता है, उसको हम लोग तुरंत रखते हैं। तो यहाँ पे द लीडर ऑफ ऑपोजिशन हु, जिसके बारे में तुरंत बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा क्लाउज है जो इस नाउन के बारे में, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से देखिएगा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक नाउन नहीं है, एक नाउन क्लाउज है, क्या है, एक नाउन क्लाउज है, पता चलता है नाउन क्लाउज वगैरह, ओके, इसे तो पता होना चाहिए ना। तो क्या है, नाउन क्लाउज है। तो अगर कोई क्लाउज को अगर कोई क्वालिफाई करता है, ओके, क्या करता है, क्वालिफाई करता है, तो उसके जस्ट तुरंत आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, यहाँ पे वो जो एडजेक्टिव वाला जो क्लाउज है वो तुरंत आता है, समझा गया, क्या आता है, जो एडजेक्टिव क्लाउज है उस नाउन के जस्ट तुरंत बाद आता है। तो यहाँ पे द लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बोला जा रहा है हु हैड रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग, जिसका रेपुटेशन था स्पीच मेकिंग के लिए, विख्यात था। तो यहाँ पे सबसे पहले आर जाएगा, क्या जाएगा, आर जाएगा। आर जैसे आपको मिला, अगर सही पकड़ रहे होंगे तो बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, क्या कट गए, बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। बाकी देख लीजिएगा, हु हैड अ रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग, ओके, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद मेकिंग के लिए और स्पीच मेकिंग के लिए उसका रेपुटेशन था, उसके बाद कुछ लीडर के लिए आएगा ना हेल्पिंग वर्ब, तो भी तो उसके बारे में जस्ट चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। लीडर के बाद वाज आना चाहिए, तो इस जाएगा, वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट मतलब होता है सैड होना, डिसअपॉइंट मतलब सैड होना, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, कब, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद जाएगा आपका ऑन रियलाइजिंग, डिसअपॉइंटेड के बाद क्या, डिसअपॉइंटेड होगा तो कोई चीज़ हुआ होगा ना, तो डिसअपॉइंटेड ऑन रियलाइजिंग तुरंत जाएगा, क्यों, क्योंकि जब डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं वो तुरंत रीजन दीजिएगा ना, क्यों, तो बता रहा है ऑन रियलाइजिंग, मतलब जब उसको रियलाइज हुआ दैट क्या, ही हैड फेल्ड टू कन्विंस द असेंबली, कि अब असेंबली जो है जहाँ पे वो भाषण वगैरह दे रहा था, ओके, वो लोगों को कन्विंस करने में, ओके, कन्विंस करने में अब फेल हो चुका है। इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्विंस देम, यानी कि लास्ट में पी आएगा, क्यों, क्योंकि इसीलिए हो गया क्योंकि लोगों को वह चाहता था कन्विंस करे, क्या करे, लोगों को चाहता था कि कन्विंस करे, तो वह इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्विंस देम, यानी कि जिस मैनर से के हिसाब से रखा था कि हमको कन्विंस कर देना है, जब उसको पता चला कि कन्विंस नहीं कर पाया, ओके, तब वो सैड हो गया। तो सेंटेंस था तो लास्ट में जाएगा ना, कन्विंस देम तो पी जाएगा, तो क्यू एस, उसके बाद सॉरी आर था ना, आर एस क्यू पी ना, क्यू आया था उसके बाद पी आया था, तो आर एस क्यू पी ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। ऐसे इसको कर लीजिएगा। मेन लिंक था यहाँ से द लीडर ऑफ पोजिशन के बाद हु हैड रेपुटेशन फॉर जो स्पीच मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नाउन क्लाउज है, क्या है, नाउन क्लाउज है, और उसके बारे में कोई अगर बताता है एडजेक्टिव क्लाउज आता है तो उसके जस्ट बाद रखते हैं तुरंत, बात समझ लीजिएगा। जैसे राम, हु इज हु वाज द किंग ऑफ अयोध्या, तो यहाँ पे जो हु वाला क्लाउज होगा ना, हु वाज द किंग बोला तो राम के जस्ट बाद आएगा, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ओके, ऐसे आता है। तो एक लिंक आर मिल गया, उसके बाद अगर एक सब्जेक्ट लीडर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ना, तो आर के बाद एस पकड़ा गया आपको, ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब कुछ कुछ वर्ड बताया था ना, अंटिल, 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 ओके ऐसे ऐसे लिखते हैं, कौन सही है कौन गलत है, ए वाला सही ए गलत है, तो ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आपको देते हैं। यहाँ ना एक गड़बड़ हो गया है शायद, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। या गड़बड़ हुआ है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, एक ना यहाँ पे इडियम आप जो है से एक ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, डिस्कस कर लेते हैं। ओके जब पीपीटी बना रहा होगा तो ध्यान नहीं रहा होगा, इधर उधर रह जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है छोड़ के चले जाओ देख लीजिए। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, बिसाइड अनदर मतलब होता है यहाँ पे बिसाइड के बगल में है, इसको बोलते हैं आंसर होगा इस जक्स्टापोज, क्या होगा जक्स्टापोज होता है। अब जक्स्टापोज, अब बताइए कि इसको मैं मतलब सिनोनिम्स में बताया था कि नहीं, याद कीजिए, डायग्राम याद है आपको, मुझे तो अच्छे से याद है ना। जक्स्टापोज बताया था कि मतलब पास पास रखना, क्या रखना, बहुत ज़्यादा पास पास कुछ चीज़ रखते हैं उसको हम लोग जक्स्टापोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जक्स्टापोज बोलते हैं। देख लीजिए 1 मिनट पूछ दिया ना आपको, तो अगर कोई चीज़ को प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर एक दूसरे के अगल बगल रखते हैं तो उसको जक्स्टापोज बोलते हैं। इम्पोज एक्सपोज वगैरह क्या होता है, इसमें मतलब कोई चीज़ को उजागर करना, इम्पोज मतलब थोपना वगैरह होता है। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आता है ना, देखिए क्या होना चाहिए, मीगर, मीगर, मीगर या फिर मीगर, क्या होना चाहिए। देखिए मीगर का मतलब होता है, देखिएगा बहुत सारा कम, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, स्कैंटी, क्या होगा स्कैंटी, स्कैंटी मतलब बहुत लिटिल अमाउंट होता है, उसको हम लोग स्कैंटी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा जो सही है, सही वर्ड है, ओके सही वर्ड आपका ए चला जाएगा मीगर। देखिए ऐसे सही ऑप्शन नंबर सी है, मैं जब इसको चेक किया ओके तो ऐसे तो देखा मैं इसको आंसर में सी लगाया था, आंसर में इसको सी लगाया, लेकिन जब मैं आंसर देखा कि ए है तो इसके पीछे का रीजन क्या है मैं समझ गया कि क्या हुआ है। देखिए बताता हूँ क्या है, जो सी है ना ये भी सही है। एक चीज़ होता है जैसे कि आप लोग कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कलर ऐसे लिखा रहता है और कलर एक ऐसे लिखा होता है, सही दोनों है, COLOUR है ना UR, देखिए सही दोनों है। अब देखिए हम लोग जो सही लेंगे अगर कहीं भी आता है तो इस कलर को सही मानिएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का चलता है ब्रिटिश इंग्लिश, क्या चलता है ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में कलर को ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह से जो मीगर था ना, ध्यान दीजिएगा मीगर था हम लोग का ब्रिटिश इंग्लिश में ही चलता है, इसलिए हमारा आंसर ई होगा। यह जो मीगर देखने को मिल रहा है वो चलता है अमेरिकन इंग्लिश में, US इंग्लिश में, बात समझ आ रहा है। तो जो कलर है ना वो US इंग्लिश का है, सही दोनों है गलत दोनों नहीं है। ओके मैं कितना जगह लिखाऊंगा COLOUR लिख देता हूँ, लेकिन अगर ऐसे वो आपको पूछ दें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में तो इसको गलत मान लिया जाता है। ओके क्योंकि हम लोग का चलता है ब्रिटिश इंग्लिश। आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश आप नहीं पढ़ रहे हैं, बस समझ आ गया ना। तो ध्यान दीजिएगा इसकी इस बात को। तो मीगर यहाँ पे सही जाएगा, ओके इस वाला मीगर नहीं जाएगा, यह अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। ओके बाकी मेयर का मतलब होता है ना बहुत तुच्छ अमाउंट में होता है, छोटा अमाउंट में स्कैंटी। नेक्स्ट मुझे लगता है ना क्या हुआ क्या था ना कि मतलब इसका मतलब 2 वर्ड्स था, एक पता नहीं वर्ड्स कौन सा था गायब हो गया, तब तो पता नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पे देखता हूँ एक वर्ड्स था, ओके डिस्कस कर ही देता हूँ। ओके यहाँ पे ना इस वाले जो अपोनर सब्जेक्शन देख रहे हैं ना, इसके जब एक दूसरा वर्ड था, ओके और दूसरा वर्ड ऐसे यहाँ से गायब हो गया। ओके दूसरा वर्ड जो है से गायब हो चुका है, लिखे थे। ओके क्वेश्चन वगैरह मैं सोचता हूँ डिस्कस हो जाएगा तो सही है। तो चलिए बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ लिखें, व्यस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।